हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हुई थी, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। किसी कारण से मैं बाहर था। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम, उसका हमारा आज है पार्ट 4 और ये हमारी अंतिम क्लास होगी जिसमें हम जीवों के अंदर उत्सर्जन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर सजीवों में पोषण, पार्ट 2 के अंदर हमने सजीवों में संवहन, पार्ट 3 में हमने सजीवों में श्वसन, ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन तीनों भाग को आसानी से देख सकते हैं। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का अंतिम पार्ट है जीवों में उत्सर्जन, और उसके बाद हम इसके पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और फिर अभ्यास के समस्त प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जीवों के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है। जीवों के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन आखिर होता क्या है। तो देखें, उत्सर्जन तंत्र का अथवा उत्सर्जन का मतलब क्या है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे शरीर के लिए कैसे हैं, अनुपयोगी है, यानी हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, यानी हानिकारक है। तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वही है उत्सर्जन तंत्र का अर्थ। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वही है उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसमें मल मूत्र क्या शामिल है, मल मूत्र और पसीना जो कि गंदगी के रूप में बाहर निकलता है, ये हमारे शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये क्या है, ये हमारे शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। एक कोशिकीय जीव, अगर मैं बात करूं एक कोशिका से निर्मित जीवों की, तो एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में क्या करते हैं, शरीर की सतह से डायरेक्ट वो जल के अंदर विसरित कर देते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को सीधे शरीर की जो सतह है उस सतह के माध्यम से जल के अंदर विसरित कर देते हैं। वही बात करूं मैं जटिल बहुकोशिकीय जीवों की, जैसे मानव की, तो इनके अंदर इस कार्य हेतु यानी उत्सर्जन हेतु विशिष्ट अंगों का ये क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वही उत्सर्जन है। यानी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग उपापचयी क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं के द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अंदर या शरीर की कोशिकाओं के द्वारा जिन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किया जाता है उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वही है उत्सर्जन। फिर हमने देखा कि जो एक कोशिकीय जीव हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को डायरेक्टली अपने शरीर की सतह के माध्यम से जल के अंदर विसरित कर देते हैं। वही जो बहुकोशिकीय जीव है उन जीवों के अंदर इस कार्य हेतु विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और कुछ विशिष्ट अंगों की मदद से ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य किया करते हैं। आगे बात करें, कोई भी प्राणी यानी कोई भी सजीव प्राणी वो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का क्या करता है, आदि का अपने शरीर के अंदर संचय करता रहता है। यानी जितने भी सजीव हैं उन सभी के अंदर अलग अलग उपापचयी क्रिया होती रहती है, जिसमें पाचन, श्वसन, संवहन। तो इन सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये धीरे धीरे सजीव के शरीर में जमा होते रहते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को उचित समय पर शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अन्यथा ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं ये प्राणी के शरीर में, सजीवों के शरीर में विष के समान यानी जहर के समान कार्य करते हैं। ठीक, ये जो नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना समय समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इनकी मात्रा ज्यादा शरीर के अंदर जमा हो जाएगी तो ये शरीर में विष यानी जहर की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से समय समय पर बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वही क्या है, वही उत्सर्जन है। अब देखो,
शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जो सजीवों के अंदर बनते हैं, वो हमने मुख्यतः कितनी कैटेगरी में बांटे हैं? 3 कैटेगरी में। एक सबसे प्रमुख अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये 3 आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। इसके अलावा और क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कुछ सजीवों के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक, देखें नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला है अमोनिया। तो अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो जीवों के अंदर एक प्रक्रिया होती है, अमोनिया उत्सर्ग। उस प्रक्रिया के द्वारा जीवों के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। जैसे अस्थिल मछलियां, उभयचर, उभयचर का मतलब जो आपके पानी के अंदर भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उभयचर, और जलीय कीट इस अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कौन कौन? अस्थिल मछलियां, आपके उभयचर जीव और जलीय कीट, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया होती है उस माध्यम से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर है यूरिया। तो मुख्य यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी जीव, समुद्री मछलियां ये करते हैं। कौन कौन? आपकी स्तनधारी जीव और जो समुद्री मछलियां हैं वो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्पादन करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी जीव भी कहा जाता है। अगले हैं यूरिक अम्ल। पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। पक्षियों के द्वारा, सरीसृपों के द्वारा जो रेंगते हुए चलते हैं वो, और कुछ कीट, ये क्या करते हैं? अब उनके शरीर में बनने वाला जो अमोनिया है अपशिष्ट पदार्थ, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? अमोनिया को वो यूरिक अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि जीवों के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं मानव में उत्सर्जन की। अभी तक हमने केवल उत्सर्जन की सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि मानव के अंदर आखिर उत्सर्जन कैसे होता है। तो मानव उत्सर्जन में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से अंग हैं जो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर मौजूद होते हैं? जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक जोड़ा वक्रक। देखो ये एक जोड़ा वक्रक है, एक आपके लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। फिर एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये आपका देखो, ये कौन सा वक्रक है? ये बाया वक्रक और ये दाया वक्रक। ये भी क्या है? ये भी आपका वक्रक है। इसी तरह ये भी मूत्रवाहिनी है और ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी मूत्रवाहिनी है। क्या है? ये भी आपकी मूत्रवाहिनी है। इसके अलावा एक मूत्राशय, ये आपको मूत्राशय दिख रहा है जहां पर मूत्र का भंडारण होता है। फिर आपका क्या है? मूत्र मार्ग, और यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा मूत्र रंध्र है जहां से होकर मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र के जो मुख्य 4 भाग है वो है एक जोड़ा वक्रक यानी एक जोड़ी किडनी, फिर एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक आपका मूत्र मार्ग। ये 4 मुख्य अंग है आपके मानव उत्सर्जन तंत्र के। तो देखें यहाँ पर आपके सामने एक पूरा विस्तृत चित्र भी दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो पच्च महाशिरा है, यहाँ पर अधिवक्रक ग्रंथि है, फिर यहाँ पर वक्रक ध्वनियां हैं। ये क्या है? वक्रक ध्वनि। फिर आपकी क्या है? ये वक्रक शिरा। क्या है? वक्रक शिरा। फिर ये क्या है? आपका पेल्विस है, ये पेल्विस है। फिर ये मेडुला या मध्यांश है। फिर आपका वलकूट है, ये वलकूट है। फिर ये आपका वक्रक यानी किडनी है। फिर ये पृष्ठ महाधमनी है। इसके बाद ये आपकी मूत्रवाहिनी है। फिर ये आपका मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ये मुख्य भाग है। हमें देखो पढ़ा था कि जो वक्रक धमनी और वक्रक शिरा के काम क्या है। देखो वक्रक धमनी और वक्रक शिरा ये आपकी हृदय धमनी यानी महाशिरा और आपकी महाधमनी उनके विपरीत कार्य करती है। ये हमने आपके हृदय वाले टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर जो शिरा है वो क्या करेगी? शिरा आपके शुद्ध रक्त को, शिरा शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में लेकर जाने का काम करेगी। किसको? शुद्ध रक्त को। और जो आपकी धमनी है
वो आपके अशुद्ध रक्त को कहां पर, हृदय में लेकर जाने का काम करेगी। यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए वो हृदय की ओर लेके जाएगी। वही जो वक्रक शिरा है वो शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करेगी। तो ये सामान्य जानकारी है मानव उत्सर्जन तंत्र की। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अंग है कि मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें एक जोड़ा वक्रक है, एक आपकी मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग शामिल होता है। सबसे पहला अंग हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं आपका वक्रक, जिसे हम कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। ठीक है, देखें यह मानव का सबसे मुख्य उत्सर्जन अंग है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट कोई अंग है तो वो है आपका वक्रक। क्या है? वक्रक। उदर में, यानी हमारे उदर का मतलब है पेट, उसके पीछे वाले भाग में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होती है? आपकी किडनी स्थित होती है, यानी किडनी का एक जोड़ा पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड में रीढ़ की हड्डी के और एक राइट साइड में। यह सेम के दानों की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। किसकी आकृति के? सेम के जो बीज होते हैं उसके दानों की आकृति के गहरे रंग के होते हैं, जैसा कि आपको इधर चित्र में दिख रहा है। इनका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। एक वक्र का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और एक का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। वक्रक के अंदर मूत्र बनने के बाद वो मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय के अंदर आ जाता है, यानी वक्रक के अंदर जो आपका मूत्र बनता है वो फिर इस मूत्र वाहिनी से होते हुए कहां पर आता है? मूत्राशय में। और जब मूत्राशय में मूत्र की पर्याप्त मात्रा जमा हो जाती है तो यहाँ पर मूत्र मार्ग के जरिए वो मूत्र रंध्र के द्वारा होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मूत्राशय के अंदर ये तब तक एकत्रित रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। और मूत्राशय के अंदर जो मूत्र है वो आपका तब तक स्टोर रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। यह शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। कौन? आपका जो वक्रक है वो आपके शरीर से लगभग 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट है, लिक्विड के रूप में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ शरीर में स्त्रावित समस्त रसों का क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। शरीर के अंदर जो दूसरे रस स्रावित होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? आपका वक्रक, यानी कि किडनी करती है। तो हमने क्या जाना यहाँ पर कि वक्रक, किडनी मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे उदर के अंदर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। यह सेम के दानों की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। फिर वक्रक में, किडनी में मूत्र बनने के बाद ये मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में जमा होता है और मूत्राशय में पर्याप्त मात्रा में जमा होने पर यह मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमने देखा कि शरीर से करीब 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, लिक्विड की फॉर्म में, उनको बाहर निकालने का काम किसका है? वक्रक का है। साथ ही साथ शरीर के अंदर जो दूसरे रस स्रावित होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? किडनी का होता है। यहाँ पर देखो, वक्रक के मध्य सतह पर, वक्रक के मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। देखो ये वक्रक की मध्य सतह है, इस पर ये एक खांच है। यहाँ पर देखो ये खांच है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वक्रकीय श्रेणी पाई जाती है। हाइलम के मध्य वाले भाग में या भीतरी वाले भाग में ये कीप के आकार की अलग अलग क्या पाई जाती है? वक्रकीय श्रेणी पाई जाती है। तो ये देखो इसके वक्रक के अंदर की संरचना दी हुई है। देखो ये अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त है जो इस नलिका के माध्यम से, यानी वक्रकीय धमनी के माध्यम से यहाँ पर प्रवेश करेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले भाग में आपकी मूत्रवाहिनी है। फिर यहाँ से फिल्टर होकर जो शुद्ध रक्त है वो आपकी वक्रकीय जो सिरा है, वक्रकीय सिरा, उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाएगा। यहाँ पर देखो यूरिन बनेगा आपका। फिर ये मध्यांश पिरामिड है, ये वक्रक के बाहर का आवरण है, ये वलकूट है और ये आपकी कौन सी संरचना है? वक्रक है। फिर देखो जहां पर आपका रक्त फिल्टर होने के लिए आएगा, वो रक्त फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा? आपके नेफ्रॉन के अंदर। कहाँ पर जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर रक्त आपका शुद्ध होने के लिए जाएगा। वहां से जो शुद्ध रक्त है वो आपके शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा, शरीर के भागों में भेज दिया जाएगा। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो मूत्र निर्माण हो रहा है उसको वापस कहाँ पर भेजा जाएगा? किडनी के अंदर। और वहां से फिर दूसरे जो किडनी के भाग हैं जैसे कि मूत्र वाहिनी, उस मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ पर भेजा जाएगा? उसे मूत्राशय के अंदर भेज दिया जाएगा।
है ना। तो प्रत्येक वक्रक के दो भाग होते हैं, एक बाहरी वलकुट और एक भीतरी मध्यांश। एक बाहरी वलकुट वाला भाग होता है और एक आपका भीतरी मध्यांश वाला भाग होता है। तो प्रत्येक किडनी के भी दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट और आपका भीतरी मध्यांश। आगे देखो, प्रत्येक जो वक्रक यानी जो किडनी है वो कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जो वक्रक है वो कोई हजारों लाखों छोटी छोटी उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम वक्राणु अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम वक्राणु अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक वक्राणु के भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक आपका बोमेन संपुट और दूसरा आपकी वक्रक नलिका। यानी जो प्रत्येक किडनी होती है वो किडनी कई छोटी छोटी लाखों करोड़ों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनी होती है। उन छोटी छोटी उत्सर्जन इकाइयों को क्या कहा जाता है, आपका वक्राणु अथवा नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्राणु अथवा नेफ्रॉन कहा जाता है। और प्रत्येक वक्राणु के भी दो भाग होते हैं, एक आपका बोमेन संपुट और दूसरा आपका वक्रक नलिका। ये देखो आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर जो बीच में देखो ये भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग, ये कीप के आकार का जो भाग है, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये क्या है आपका बोमेन संपुट। फिर ये आपका कोशिका गुच्छ है, फिर ये समीपस्थ नलिका है, फिर ये हेनले लूप है, ये यू आकार का, फिर यहाँ पर आपकी दूरस्थ नलिका है और फिर ये आपकी संग्राही नलिका है। और ये संग्राही नलिका अंत में किससे जुड़ी होती है, मूत्र नलिका से जुड़ी होती है। तो ये आपका चित्र है बोमेन संपुट का। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। दूसरा चित्र है आपका वक्रक नलिका का। इसका चित्र है वक्रक नलिका का। देखो यहाँ पर अलग अलग वक्रक नलिका के भाग हैं, जिसमें कैलिक्स, वक्रक धमनी, वक्रक सीरा, वक्रक पेल्विस, मूत्रवाहिनी, ये वक्रक आवरण, वलकुट और बर्तीनी के स्तंभ, मध्यांश पिरामिड। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग वक्रक, ये क्या है, आपको नलिकाएं दिख रही है जो अलग अलग काम के लिए यूज होती है। तो हमने क्या देखा कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के भी दो भाग है, एक बोमेन संपुट और आपकी वक्रक नलिका, जिसमें समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, संग्राही नलिका, है ना, हेनले लूप, ये क्या है, ये सब वक्रक नलिका के ही अलग अलग भाग हैं। आगे बात करते हैं बोमेन संपुट की। तो यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का एक थैला होता है। ये पूरी संरचना किसकी है, आपकी नेफ्रॉन की। किसकी है, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पर देखो ये कप के आकार का जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है, बोमेन संपुट है। इसमें शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है। देखो जो अभिवाही धमनियां होती है उनकी लाखों हजारों कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पर एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे कोशिकीय गुच्छ अथवा ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। तो आपके ग्लोमेरुलस का जो एक भाग है, ये क्या करता है, ये आपके बोमेन संपुट के अंदर जो अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको लेकर आने का काम करता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो स्वच्छ रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाने हेतु वक्रक सिरा से जुड़ा होता है। यानी इस ग्लोमेरुलस का एक सिरा तो देखो यहां से जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा सिरा इधर जुड़ा होता है आपके वक्रक सिरा से। तो इसका एक भाग तो क्या करेगा, आपके बोमेन संपुट के अंदर शरीर से जो अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त है उसको लेकर आने का काम करेगा। और जो दूसरा हिस्सा है वो जो बोमेन संपुट के अंदर रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो शुद्ध रक्त होगा उसको वक्रक सिरा के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में ले जाने का काम करेगा, या वहां पर पहुंचाने का काम करेगा आपका ग्लोमेरुलस। फिर है वक्रक नलिका। तो प्रत्येक वक्रक नलिका में देखो क्या क्या होता है, प्रत्येक वक्रक नलिका के अंदर समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं, जो अंत में कहां पर, संग्रह नलिका अथवा संग्राही नलिका के अंदर खुलते हैं। वक्रक नलिका के अंदर अलग अलग भाग है, जिसमें समीपस्थ नलिका, हेनले लूप और आपकी दूरस्थ नलिका। और ये सब नलिका अंत में जाके कहां पर खुलती है, संग्राही नली में खुलती है। और संग्राही नली अंत में किससे जुड़ी होती है, आपके मूत्र नली से होकर जुड़ी होती है। ठीक, तो ये हमने जानकारी प्राप्त की बोमेन संपुट और वक्रक नलिका के बारे में। आगे बात करते हैं, दूसरा जो भाग था हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र का, वो था मूत्राशय। ठीक है, कौन सा भाग था, मूत्राशय। वक्रक हमने पढ़ लिया, फिर आपकी मूत्रवाहिनी हमने पढ़ लिया, फिर है आपका मूत्राशय। मूत्राशय, वक्रक से जो मूत्र है वो मूत्रवाहिनी के द्वारा कहां पर आता है, मूत्राशय में आता है।
यह एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें मूत्र की कुछ मात्रा कुछ समय के लिए क्या होती है? स्टोर होती है। फिर आपका मूत्रवाहिनी, वैसे मूत्रवाहिनी पहले पढ़ना था, कोई नहीं। मूत्रवाहिनी यह एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है और इसका काम क्या है? ये मूत्र को वक्रक से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखो ये नली जुड़ी हुई है, ये इधर किससे जुड़ी हुई है? वक्रक से, और इधर किससे जुड़ी हुई है? मूत्राशय से। तो मूत्रवाहिनी क्या करेगी? आपकी किडनी के अंदर जो पेशाब बनेगा, जो मूत्र बनेगा, उसको किडनी से कहां पर? मूत्राशय के अंदर लेकर आने का काम कौन करेगी? आपकी मूत्रवाहिनी करेगी। फिर है आपका मूत्र मार्ग। तो जो देखो मूत्राशय के अंदर मूत्र की पर्याप्त मात्रा जमा हो जाती है, तो वो इस मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। जब मूत्राशय के अंदर मूत्र की पर्याप्त मात्रा जमा हो जाती है और एक उचित दाब की स्थिति बन जाती है, उसके बाद इस मूत्र मार्ग से होकर, है ना, जो मूत्र है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने अभी उत्सर्जन तंत्र की सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हमारा जो मेन टॉपिक है कि आखिर मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, ये अब हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मूत्र बनने के पीछे वजह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जरूरी क्यों है, इसको पहले समझते हैं और उसके बाद हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो देखिए मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? रुधिर में से, यानी हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें से जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के काम के नहीं है, उनको छान कर क्या करना? बाहर करना। मूत्र बनने का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर प्रवाहित हो रहा है, उसमें से जो अनावश्यक पदार्थ है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, रक्त में से उन अनावश्यक पदार्थों को छान कर क्या करना? बाहर करना। अब देखो हमारे फेफड़ों के अंदर जो CO2 है, वो रुधिर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यानी एक अपशिष्ट पदार्थ है CO2, वो कहां पर अलग होती है? वो हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर अलग होती है और फिर वो हमारे श्वसन प्रक्रिया के जरिए क्या होती है? शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। जबकि जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है, जिसमें यूरिया और यूरिक अम्ल, ये वक्रक में किडनी के अंदर रुधिर से क्या होते हैं? अलग कर लिए जाते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ CO2 है, वो तो फेफड़ों के अंदर रुधिर से अलग हो जाती है और हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। वही जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यूरिया और यूरिक अम्ल, जो मानव के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, ये हमारे किडनी के अंदर रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? वक्रक में, किडनी के अंदर संपन्न होती है। और वक्रक के अंदर, किडनी के अंदर ये कार्य कौन करता है? आपका नेफ्रॉन करता है, वक्राणु करता है। प्रत्येक वक्रक में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिका यानी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी मानव के अंदर पेशाब के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो कहां पर संपन्न होती है? वक्रक, किडनी में। और किडनी के अंदर ये काम मुख्यतः कौन करता है? आपके वक्राणु, या जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा आपकी सूक्ष्म उत्सर्जन इकाइयां या सूक्ष्म नलिकाएं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो पाई जाती है, जो आपके मूत्र निर्माण का कार्य संपन्न कराती है। ठीक, अब देखो ये आपके सामने नेफ्रॉन की पूरी संरचना दी गई है, जिसके अलग अलग भाग हैं। देखो यहाँ पर अभिवाही धमनिका, फिर ग्लोमेरुलस, फिर आपका बोमेन संपुट, ये आपका बोमेन संपुट है, फिर अवरोही भुजा, आरोही भुजा, वासा रेक्टा, संग्रह नलिका, DCT, PCT, पोडोसाइट्स और अपवाही धमनिका। ये आपके एक नेफ्रॉन की पूरी संरचना है। अगर आपको ये चित्र याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो अभी आगे मैं एक सिंपल चित्र और बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो वक्रक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आखिर संपन्न कैसे होती है। अब हम जानेंगे कि आखिर किडनी के अंदर पेशाब बनता कैसे है। तो वक्रक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वक्राणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वक्रक की सबसे छोटी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है, वो क्या है? आपके वक्राणु है अथवा नेफ्रॉन है। और वक्राणु के देखो मुख्य भाग इस प्रकार है। वक्राणु के मुख्य भाग क्या है? सबसे पहला है कोशिका गुच्छ अथवा ग्लोमेरुलस। क्या है? कोशिका गुच्छ अथवा ग्लोमेरुलस। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। कोशिका गुच्छ अथवा जो ग्लोमेरुलस है, वो क्या है? वो पतली भित्ति वाली छोटी छोटी रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? एक बहुत बड़ा जाल अथवा गुच्छा होता है। दूसरा है बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट। यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का क्या होता है? एक थैला होता है। बोमेन संपुट में
शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक भाग बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लेकर आने का काम करता है और ग्लोमेरुलस का जो दूसरा भाग है वो आपके स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वक्रक शिरा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वक्रकीय शिरा से जुड़ा होता है, ताकि बोमेन संपुट के अंदर जो रक्त के फिल्टर की क्रिया होगी तो वहां से जो शुद्ध रक्त प्राप्त होगा उसको वक्रक शिरा के जरिए वो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करेगा। ठीक, आगे बात करें। तीसरा भाग है नलिकाकार भाग। कौन सा भाग? नलिकाकार भाग। बोमेन संपुट के निचले हिस्से से निकलने वाली एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका जिसका एक सिरा मूत्र एकत्रित करने वाली संग्रहण नलिका से जुड़ा होता है। ये देखो बोमेन संपुट है, इससे आपको जो ये येलो लाइन दिख रही है ये क्या है? आपका एक नलिकाकार भाग है जिसमें समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और हेनले लूप, ये तीन प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। तो ये क्या करेगी? ये आपकी जो नलिका है ये बोमेन संपुट से जो मूत्र निकलेगा उस मूत्र को कहां पर? संग्रह नलिका तक पहुंचाने का काम करेगी। कहां तक पहुंचाने का काम करेगी? ये संग्रह नलिका तक पहुंचाने का काम करेगी। और संग्रह नलिका किससे जुड़ी होती है? आपकी मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद मूत्र वाहिनी से होते हुए आपका जो मूत्र है वो मूत्राशय के अंदर जमा हो जाएगा। आगे देखो संग्राहक वाहिनी। तो यह निर्मित मूत्र को यानी किडनी के अंदर निर्मित मूत्र को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्या करती है? संग्रहित करती है और आगे उसे मूत्राशय में भेजने का क्या करती है? फिर काम करती है। यानी संग्रह नलिका के अंदर आपके बोमेन संपुट से छन कर जो मूत्र आ रहा है वो मूत्र कुछ समय के लिए कहां पर स्टोर रहता है? संग्रह नलिका में, और उसके बाद उसे आगे मूत्राशय के अंदर भेज दिया जाता है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने आपके वक्राणु के चार मुख्य भाग देखे, उसमें ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, नलिकाकार भाग और आपकी संग्राहक वाहिनी, ये चार मुख्य भाग है आपके वक्राणु अथवा नेफ्रॉन के। ठीक, ये देखो आपके सामने नेफ्रॉन का एक सरल चित्र दिया हुआ है। ये चित्र आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार रखना है। ठीक, देखो यहाँ पर भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ऊपर का भाग है यहाँ पर वो है अभिवाही धमनी का। इधर भी जो भाग दिख रहा है ये भी क्या है? आपका अभिवाही धमनी का। फिर इसके बाद ये जो कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है, ये कोशिकाओं का जो गुच्छा है ये क्या है? ग्लोमेरुलस। इसके बाद ये आपको जो कीप के आकार की संरचना दिख रही है ये क्या है? बोमेन संपुट। इसके बाद अवरोही चाप, फिर ये हेनले का चाप या लूप, फिर आपकी संग्राहक नलिका, फिर इधर सामान्य संग्राहक नलिका, और इधर ये जो भाग दिख रहा है ये आपका है अधिरोही चाप। या आप लिख सकते हैं इधर कि ये आपकी समीपस्थ नलिका है, समीपस्थ नलिका, और इधर जो नलिका है वो कौन सी है? दूरस्थ नलिका। तो ये आपके एक नेफ्रॉन का सरल चित्र है। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये चित्र याद रखना है, क्योंकि जो पिछला चित्र था वो काफी कॉम्प्लेक्स है और परीक्षा की दृष्टि से बनाने में भी मुश्किल रहेगी। तो ये चित्र आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयार करना है, और परीक्षा में लगभग हर 1-2 साल के अंदर ये प्रश्न 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं कि मूत्र निर्माण की आखिर प्रक्रिया क्या है, मूत्र बनता कैसा है। अभी हमने केवल क्या देखा? मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग क्या है, और मूत्र आपका बनता कहाँ है, और आपके वक्राणु के भाग क्या है, नेफ्रॉन के भाग क्या है। अब बात करते हैं कि वक्राणु के अंदर आखिर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती कैसे है। तो जो वक्राणु के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित होती है। पहली प्रक्रिया है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरी है पुनः अवशोषण, और तीसरी प्रक्रिया है वो है स्त्रावण। इन 3 प्रक्रियाओं से होकर आपके मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र निर्माण 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित होता है। पहली प्रक्रिया है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरी है पुनः अवशोषण, और तीसरी है आपकी स्त्रावण। ये सभी कार्य वक्रक के विभिन्न हिस्सों में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। यानी किडनी के अलग अलग भागों के अंदर ये तीनों क्रिया संपन्न होती है। वक्रक के अंदर यानी किडनी के अंदर लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। किडनी के अंदर लगातार ब्लड का जो प्रवाह है वो चलता रहता है। यह रक्त वक्रक धमनी के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? वक्रक धमनी के द्वारा। और वक्रक धमनी के द्वारा जो रक्त लिया जाता है वो कौन सा रक्त होता है? वो रक्त होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है, यानी इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदगी मिली होती है, यानी ये अशुद्ध रक्त होता है। इस धमनी की शाखा नेफ्रॉन में
यानी कि वक्रक धमनी की जो शाखा है वो बोमेन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। यानी ये जो वक्रक धमनी के द्वारा रक्त आ रहा है वो ये वक्रक धमनी के माध्यम से डायरेक्टली कहां पर जुड़ा होता है, बोमेन संपुट के अंदर जो कोशिकाओं का गुच्छा है जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे थे, वहां पर ये अशुद्ध रक्त कहां होता है, पहुंचा दिया जाता है। ये अशुद्ध रक्त कहां पहुंचा दिया जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचाया दिया जाता है वक्रकीय धमनी के माध्यम से। यहां तक समझ में आया कि हमारी किडनी के अंदर लगातार खून बहता रहता है और रक्त जो किडनी के अंदर लाया जाता है वो कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। किसके द्वारा, वक्रक धमनी के द्वारा। ये अशुद्ध रक्त इस धमनी की अलग अलग शाखाओं के माध्यम से नेफ्रॉन के अंदर जो बोमेन संपुट के अंदर एक भाग था ग्लोमेरुलस, है ना, उस ग्लोमेरुलस के अंदर ये वक्रकीय धमनियां अंत में जाके परिवर्तित हो जाती है। यानी अंत में जाके ये वक्रकीय धमनियां छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह के रूप में बदल जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा कोशिका गुच्छ निस्यंदन, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर निस्यंदन की प्रक्रिया होगी, छनने की क्रिया होगी। जब वक्रक धमनी की शाखा वक्राणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में से छन कर बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। यानी वक्रक धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त वक्राणु के अंदर, यानी वक्राणु का अंदर है मतलब है कि ग्लोमेरुलस के अंदर गया था, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा क्या, उस अशुद्ध रक्त में से आपका जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ थे वो ग्लोमेरुलस के अंदर से छनकर कहां पर आ जाएंगे, इस बोमेन संपुट के अंदर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, बोमेन संपुट के अंदर आ जाएंगे। फिर देखो बोमेन संपुट में क्या होगा, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वक्राणु के नलिकाकार भाग में बोमेन संपुट में देखो कोई क्रिया नहीं होगी, क्या होगा, ग्लोमेरुलस से जो छनकर आपका शुद्ध रक्त, ग्लोमेरुलस से छनकर जो आपका अपशिष्ट पदार्थ आया है वो कहां पर आया है, बोमेन संपुट में, और जो शुद्ध रक्त था वो आपके वक्रक शिरा के माध्यम से दूसरे भागों में भेज दिया जाएगा। अब बोमेन संपुट के अंदर क्या है, बोमेन संपुट के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है जो जनरली क्या है, मूत्र का एक भाग है। अब वक्राणु का जो नलिकाकार भाग है उस नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ, इस अपशिष्ट पदार्थ में से जिसमें मूत्र भी शामिल है, उस अपशिष्ट पदार्थ में से पुनः अवशोषण होगा। कहां पर, इसकी जो नलिकाकार भाग था जिसमें समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और हेनले लूप, इन तीनों के अंदर इस अपशिष्ट पदार्थ का क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा, जिसमें से कोई जरूरी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, इसका क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा। यानी एक बार अवशोषण तो कहां पर हो गया, ग्लोमेरुलस के अंदर। अब उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ बोमेन संपुट में आया था वो जब इन नलिकाओं से होकर प्रवाहित होगा तो इन नलिकाओं से प्रवाहित होते समय वहां पर उसका पुनः अवशोषण होगा। उसमें से अगर कोई जरूरी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण या जल उसमें यदि मौजूद था तो उसका पुनः अवशोषण हो जाएगा और उसको उस संग्राहक नलिकाओं के पास में जो अन्य छोटी छोटी कोशिका नलिकाएं मौजूद होती है उसके अंदर उन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा चरण में नलिका स्त्रावण, यानी जो पुनः अवशोषण के अंदर जो जरूरी पदार्थ फिर से अवशोषित हुए हैं, यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वक्राणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। यानी लास्ट में आते आते जो संग्राहक वाहिनी वाला भाग है, यहां पर आते आते जो अपशिष्ट पदार्थ था उसमें क्या रह जाता है, यूरिया रह जाता है, आपका अपशिष्ट जल रह जाता है, अपशिष्ट जल और आपका लवण, ये कुछ भाग अंत तक क्या हो जाते हैं, संग्राहक वाहिनी के अंदर रह जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, अंततः वो मूत्र का निर्माण करते हैं और वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी में और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से क्या होता है, संग्रहित होता है। यानी इस पूरी येलो रंग की जो आपको नलिका दिख रही है, इस येलो रंग की नलिका से बोमेन संपुट का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जो प्रवाहित होता है, तो जब संग्राहक नलिका से पहुंचने से पहले की जो स्थिति है, यहां तक आते आते उस अपशिष्ट पदार्थ में से जितने भी जरूरी आवश्यक तत्व थे वो क्या किए जाते हैं, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और अंत में क्या बचता है, यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण
जैसे उत्सर्जित पदार्थ आपके बच जाते हैं, और यही किसका निर्माण करते हैं, मूत्र का। और फिर अंत में जाके जब यहाँ पर अंतिम स्थिति में उस अपशिष्ट पदार्थ से मूत्र का निर्माण हो जाता है, वो मूत्र कहां पर भेजा जाता है, संग्राहक वाहिनी में। यहां से कहां पर भेजा जाता है, मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी से कहां पर भेजा जाएगा, मूत्राशय में। और मूत्राशय से एक उचित दाब के द्वारा ये आपके मूत्र मार्ग से कहां पर, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न हो रही है। पहला चरण था कोशिकीय गुच्छ निस्यंदन, जिसमें ग्लोमेरुलस के अंदर जो अशुद्ध रक्त आया हुआ था उसमें से जरूरी आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है और उन्हें वक्र की शिरा के माध्यम से या अन्य जो कोशिकाएं हैं उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। फिर उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, जिसमें अभी भी कुछ जरूरी पोषक तत्व है, वो कहां पर आएगा, बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट से जैसे ही वो संग्राहक नलिकाओं से, बोमेन संपुट से होते हुए जैसे ही वो आपकी जो नलिकाएं हैं उन नलिकाकार भाग से प्रवाहित होगा तो उसका क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा। पुनः अवशोषण का मतलब है कि बोमेन संपुट से जो अपशिष्ट पदार्थ आया था उसमें से यदि कोई जरूरी पदार्थ रह गया था तो उसका पुनः अवशोषण होगा नलिकाकार भाग में। फिर नलिका स्त्रावण, नलिका स्त्रावण में क्या होगा कि जो जरूरी पदार्थ अवशोषित हुए थे उनको नलिकाओं के पास में अन्य छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, उसके माध्यम से उन जरूरी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा। और नलिकाकार भाग से होते हुए जब नलिकाकार भाग समाप्त होने वाला होता है उस समय उसमें केवल क्या रहता है, यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण, और यही मिलके आपके मूत्र का निर्माण करते हैं। और वो मूत्र फिर अंत में कहाँ आता है, संग्राहक वाहिनी में। वहां से उसे मूत्र वाहिनी में भेजा जाएगा, वहां से मूत्राशय में, और फिर मूत्र मार्ग के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके मूत्र निर्माण की पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है, जो 3 चरणों में होकर संपन्न होती है। आगे देखो, अगला टॉपिक है कृत्रिम वक्रक यानी आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वक्रक या जिसे हम कहते हैं अपोहन या कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। अब देखो ये क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब एक डिवाइस है, एक मशीन है, जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से, रोगियों के रक्त में से कृत्रिम वक्रक, कृत्रिम किडनी की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है। कृत्रिम वक्रक, अपोहन या डायलिसिस क्या है, ये एक प्रकार की डिवाइस है, मशीन है या एक युक्ति है जिसके द्वारा जो रोगी होता है उसके शरीर में से, शरीर में जो मौजूद रक्त है उस रक्त में से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वक्रक में होता है। बिल्कुल जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर जो किडनी होती है उसमें लगभग 180 लीटर डेली का क्या होता है, डेली का आपका आरंभिक निस्यंदन होता है, यानी कि रक्त का पूरे चलने की प्रोसेस होती है। और उससे जो उत्सर्जित मूत्र होता है उसका आयतन लगभग होता है 1.2 लीटर, यानी 180 लीटर में से 180 लीटर रक्त को जो फिल्टर करेगी किडनी तो उसमें से मूत्र कितना निकलेगा, 1.2 लीटर। और शेष निस्यंदन वक्र नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। और निस्यंदन की जो बाकी प्रक्रिया है वो कहां पर होती है, वक्र नलिकाओं के अंदर पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में संपादित होती है, जिसमें से आपके उस मूत्र में से और भी जो कुछ जरूरी पोषक तत्व है वो पुनः अवशोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक डायलिसिस का चित्र दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, इसका क्या करेंगे, इसका एक ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पर जो आपकी वक्रक है यहाँ से एक नली ऑपरेशन करके यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इस नली के 2 भाग होंगे। एक भाग देखो ये धमनी से पंप का मार्ग है, वक्रक धमनी से किसका मार्ग है, रक्त को पंप करने का मार्ग है। दूसरा इस उपकरण से किसका मार्ग है, सीरा का, यानी यहाँ से जो हमने ऑपरेशन करके यहाँ पर नली लगाई है इसके 2 भाग होंगे, एक धमनी का और एक आपकी सीरा का। एक धमनी का भाग होगा और एक सीरा का। इस धमनी के मार्ग से क्या होगा, धमनी के मार्ग से जो आपका अशुद्ध रक्त है, कौन सा, अशुद्ध रक्त, वो इस अपोहन द्रव जिसके अंदर आपका हेमोडायलाइजर यानी एक प्रकार की जो ये युक्ति है इसके अंदर लाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिकाएं होती है जो क्या करेगी, इस अशुद्ध रक्त को फिल्टर करने का काम करेगी। क्या करेगी,
अशुद्ध रक्त को फिल्टर करने का काम करेगी। अब इसमें होगा क्या कि इसमें देखो यहाँ पर एक जो बर्तन है इसमें अपोहन के लिए ताजा विलयन भरा हुआ है, और यहाँ पर एक और बर्तन है, इसमें क्या होगा, इसमें अपोहन के बाद का विलयन यानी यूरिया और अतिरिक्त लवण क्या होंगे, जमा होंगे। और ये बीच में जो आपका अपोहन द्रव है ये पूरा क्या भरा हुआ है, इस जो बीच वाला भाग है इसके अंदर पूरा अपोहन द्रव भरा हुआ है, और इसके बाहर की जो ये संरचना दिख रही है क्या है, हीमोडाइलाइजर है। तो ये जो पूरा आपकी डिवाइस है इसके अंदर कई सारी पारगम्य झिल्ली बनी हुई है, ये क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को फिल्टर करने का काम करेगी। ठीक है, और जब अशुद्ध रक्त फिल्टर हो जाएगा तो जो अशुद्ध रक्त में से जो अनावश्यक तत्व हैं वो इस बाहर वाले बर्तन के अंदर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो जरूरी पदार्थ है वो जरूरी पदार्थ इस सिरा से यहाँ पर कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त है ना, वो शुद्ध रक्त के माध्यम से वापिस शरीर के अंदर क्या कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के जो किडनी का काम है वो यहाँ पर एक मशीन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी वजह से इसको कह रहे हैं कृत्रिम वक्रक अथवा अपोहन यानी कि डायलिसिस। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया है आपके अपोहन अथवा डायलिसिस की। आगे बात करते हैं पादप में उत्सर्जन। अभी तक हमने पूरा जो टॉपिक पढ़ा वो था हमने मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। अब बात करते हैं पादपों के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। तो देखो पादपों के अंदर एक क्रिया होती है वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। किसकी क्रिया, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। इस क्रिया के द्वारा पादप अतिरिक्त जल से क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं। यानी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के दौरान पत्तियों में मौजूद जो छोटे छोटे आपके रंध्र होते हैं उन रंध्रों के माध्यम से जो आपका अतिरिक्त जल होता है, कौन सा, जो अतिरिक्त जल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको आपके वायुमंडल के अंदर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत से जो पादप अपशिष्ट होते हैं वो कोशिकीय रिक्तिका में क्या होते हैं, संचित रहते हैं। बहुत सारे जो पादप अपशिष्ट होते हैं जिसमें कॉर्क, छाल, ये सब कहां पर संचित होते हैं, कोशिकीय रिक्तिका के अंदर संचित होते हैं। वही जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ है जैसे रेजिन और गोंद, जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ है वो आपके रेजिन और गोंद के रूप में कहां पर, पुराने जाइलम कोशिका अथवा पुराने जाइलम उत्तक के अंदर क्या आते हैं, संचित रहते हैं। और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा के अंदर भी क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो यानी पादपों के अंदर उत्सर्जन अलग अलग पदार्थों का अलग अलग तरीके से होता है। पहला पॉइंट क्या देखा कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अपशिष्ट जल का क्या होगा, अपशिष्ट जल अथवा अतिरिक्त जल का क्या होगा, उत्सर्जन होगा पादपों के अंदर। फिर जो कुछ अन्य पादप अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आपके कोशिकीय रिक्तिका में भी संचित होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ गोंद और रेजिन के रूप में आपके पुराने जाइलम के अंदर भी क्या होते हैं, संचित होते रहते हैं। और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को आपकी मृदा के अंदर भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो इस तरह ये पादपों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया होती है। पादपों के अंदर उत्सर्जन का ज्यादा हमारे टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, मानव में उत्सर्जन और पादप के अंदर उत्सर्जन। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारे अध्याय 5 की संपूर्ण व्याख्या आज यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के समस्त प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। बस आप व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, व्यूज़ के अंदर कोई कमी नहीं है, बस आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक और कमेंट नहीं करते। तो ये भी आप जरूर कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही सभी प्रकार के नोट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।